गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देख रहे थे। देखिए, ग्लोब का फिगर आपको सामने दिख रहा है ना। जिसमें हमने आपको लैटिट्यूड बताया था। लैटिट्यूड क्या चीज है? ये अक्षांश है। और लॉन्गिट्यूड क्या है आपका? देशांतर। वॉइस नहीं आ रही? वॉइस तो ऑन है। वॉइस आ रही है, अपना नेटवर्क चेक करो, हो सकता है वहां से म्यूट हो। वॉइस जा रही है। तो ये ग्लोब, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, देखो ये पूरा आपका, ये पूरी अर्थ है, ठीक है ना। ये पूरी अर्थ की बात। दो पोल हमने आपको बताए थे। एक पोल आपका ऊपर ये वाला, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। नीचे जो आपका ये वाला है, इधर साउथ पोल है, नीचे साइड। अब ये यहाँ पर दिख नहीं रहा, नीचे साइड में जस्ट इसके ही अपोजिट में साउथ पोल है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पॉइंट्स देखें सारे, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये वाले जो सर्कल आपको ये दिख रहे हैं, ये सब जो इस तरह से लाइन है, ये। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज देखा कि ये जो डार्क लाइन है, ये डार्क लाइन वाला जो है आपका, ये वाला, ये 0 डिग्री का है, ठीक है ना। तो ये 0 डिग्री की लाइन है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका इक्वेटर बोलते हैं, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा दोनों के नाम से जानते हैं। इसके पैरेलल में जितनी लाइनें ड्रॉ की गई हैं, ये जितनी भी ये सब ड्रॉ हैं, ये एक्चुअल में एक सर्कल होता है, लेकिन एक तरफ से हमें ये लाइन ही दिखेगा, है ना। एक्चुअल में ये सर्कल पूरा रहता है, लेकिन जब आप सामने से देखेंगे तो आपको एक लाइन दिखेगी। तो ये जो पैरेलल में होती हैं, ये सारी की सारी आपकी क्या बोली जाती हैं? ये लैटिट्यूड बोली जाती है। जो भी इक्वेटर के ऊपर है, ये जो भी इक्वेटर के ऊपर है वो नॉर्थ वाला रहेगा, उत्तरी अक्षांश। और लैटिट्यूड के नीचे की जो भी ये पैरेलल लाइंस है, ये नीचे वाली पैरेलल लाइंस है, ये सब होंगी आपकी साउथ यानी दक्षिण अक्षांश। अब वो लाइनें देखिए जो पोल को मिला रही है, मतलब यहां से ये वाली लाइन है, ये एक सर्कल होता है। एक्चुअल में ये लाइन नहीं होता, अगर आप ध्यान से समझें तो ये पूरा एक सर्कल होता है। जैसे दिखाते हैं आपको कैसे, जैसे कोई एक लाइन ले लो, मान लो ये वाला, तो ये एक सर्कल बनेगा पूरा का पूरा। ये यहां से जा करके ये पूरा कनेक्ट करता है इधर से, पीछे पूरा ये नीचे वाले साउथ पोल से कनेक्ट होगा। तो ये एक सर्कल होते हैं, सारे सर्कल बनते हैं आगे। लेकिन हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो डिफाइन हम ये करते हैं कि ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला रही है, हम इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। तो आई होप कि आपको अब अक्षांश और देशांतर क्लियर हो गए हैं। लैटिट्यूड वो होते हैं जो इक्वेटर के पैरेलल खींची गई लाइनें होती हैं। अब आप जरा इसमें देखिए, जैसे 0 डिग्री है यहाँ पर। अब ये अगला कौन सा पॉइंट है? 10 डिग्री पे दिखाया गया है, फिर 20 पे दिखाया गया, फिर 30 पे दिखाया गया, फिर 40 है। इस तरह से जाकर के 90 तक पहुंचता है। तो भारत इधर कहीं आपका लाई करता है,
ये पूरा आपका भारत वाला रीजन, क्योंकि ये जो भारत इधर है आपका इंडिया, ये लाइन जो जा रही है ये लंदन को क्रॉस करती है, ये लाइन जो जाती है ये लंदन को यहाँ पे क्रॉस करके आगे बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये यूरोप वाला क्षेत्र हो गया पूरा इधर। हमारा जो इंडिया है इधर, वो इधर वाले एरिया में पड़ जाएगा, इस साइड में। क्लियर है इसके ऊपर। तो वही पोजीशन हम लोगों ने देखी थी 0 डिग्री से ऊपर जितनी भी थी, 8 डिग्री 9 डिग्री, वो सब चीजें, ठीक है। अब जरा समझिए कि किसी भी एक पॉइंट का इन्होंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, जरा ध्यान समझिए। मान लो यहाँ पर कोई जगह है, ये एक जगह है इस ग्लोब पर, हमें इसकी पोजीशन बतानी है कि ये पॉइंट कहाँ पर लोकेटेड है। तो देखो कैसे ये डिफाइन किया जाता है, ये डिफाइन कैसे किया जाता है, अब आप जरा उसको देखिए। देखिए ये जो पॉइंट है, येलो दिखाई नहीं देगा, देखिए इस पॉइंट का इन्होंने क्या डिफाइन किया है, 40 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री वेस्ट। मतलब एक इस पूरे ग्लोब पर किसी भी पॉइंट को डिफाइन करना है तो इस तरह से इन्होंने इसको डिफाइन किया। तो 40 डिग्री नॉर्थ का मतलब क्या, भूमध्य रेखा से 40 डिग्री नॉर्थ मतलब ये वाली लाइन, और ये लाइन क्या है, ये अक्षांश है। ये लाइन क्या है आपकी, ये अक्षांश है। ठीक है, ये अक्षांश लिखा है। इसका मतलब जो पहला वाला पॉइंट है उसने अक्षांश को डिफाइन किया है, मतलब उसने लैटिट्यूड को डिफाइन किया है। जैसे अगर हम इसमें देखें कि 40 डिग्री इन्होंने जो लिखा है इस पोजीशन को, तो इस 40 डिग्री का मतलब है लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा। जो दूसरा वाला पॉइंट है जो इन्होंने इसको डिफाइन किया 30 डिग्री वेस्ट। अब ईस्ट और वेस्ट कैसे डिफाइन होगा, इस लाइन के रिस्पेक्ट में, देशांतर के रिस्पेक्ट में। तो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। अब जरा इस पोजीशन को देखिए, ये वाली लाइन को, तो ये वाली लाइन आ रही है 30 डिग्री वाले में आ रही है, ये 30 डिग्री का है। मतलब अगर हम इस पॉइंट को डिफाइन करें कि जो पॉइंट है, तो हम कहेंगे 40 डिग्री नॉर्थ, इसका मतलब ये अक्षांश पर है, और 30 डिग्री वेस्ट मतलब ये देशांतर पर है। तो इस तरह से पॉइंट डिफाइन किए जाते हैं। तो कोई भी पोजीशन जब भी डिफाइन की जाएगी किसी भी उसकी, तो 2 पॉइंट आपको बता देंगे कि भैया देखो ये कहाँ पर लाइक कर रहा है। अब क्योंकि भारत हमारा इधर ही पड़ेगा, तो वेस्ट शब्द आएगा ही नहीं हमारा। क्यों, क्योंकि सारे ईस्ट आएंगे, क्योंकि भारत इधर लाई ही नहीं करता, भारत तो इधर है आपका इंडिया। तो जब भी देशांतर वाला पॉइंट आएगा हमारे लिए, तो वहां पर ये वेस्ट न लिख करके क्या लिखेंगे, ईस्ट लिखेंगे, क्योंकि इस साइड के सारे पॉइंट देशांतर के ईस्ट वाले हैं। क्लियर है। और इधर कौन सा लिखेंगे, वो नॉर्थ लिखेंगे, साउथ लिखेंगे नहीं, रीजन क्योंकि इंडिया के लिए नॉर्थ ही आएगा सारा का सारा, ऊपर का है पोर्शन। तो इस तरह से ये सारी चीजें डिफाइन होती हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर, आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। तो आई होप कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए ये जो सर्कल होता है भूमध्य रेखा वाला, ये एक पूरा सर्कल होगा। जैसे ये आप देख रहे हो ना, ये पूरा ये एक लाइन दिख रहा है, तो क्योंकि ये ग्लोब है। अब ग्लोब है, समझिए कि ये अगर ये ग्लोब है तो भूमध्य रेखा की लाइन कुछ ऐसे होगी, ये सर्कल वाली होगी, इस तरीके से ये भूमध्य रेखा की लाइन इक्वेटर की सर्कल वाली होगी। इसको बोलते हैं बृहत वृत्त, ग्रेट सर्कल। मतलब इक्वेटर जो होता है वो बृहत वृत्त होता है, ग्रेट सर्कल बोलते हैं इसे, ध्यान रखना है, ये ऑप्शनल बनता है क्वेश्चन। ग्रेट सर्कल क्वेश्चन आता है कि ग्रेट सर्कल किसको कहते हैं, सर्कल तो सारे हैं भाई, सर्कल तो सभी हैं। तो ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, 30 डिग्री भी है, 20 डिग्री भी सर्कल है, लेकिन सभी को हम वृहत वृत्त नहीं बोलते, ग्रेट सर्कल नहीं बोलते। ग्रेट सर्कल हम किसको बोलते हैं, इक्वेटर वाले को हम ग्रेट सर्कल बोलते हैं, और किसी भी अक्षांश को हम ग्रेट सर्कल नहीं बोलते। तो यहां पर एक पॉइंट आपको समझ में आता है कि किसी अन्य अक्षांश सर्कल को ग्रेट सर्कल नहीं बोलते। तो कोई भी अक्षांश वाला जो होगा लैटिट्यूड वाला, वो ग्रेट सर्कल नहीं कहलाएगा, केवल कौन कहलाएगा, इक्वेटर वाला कहलाएगा। लेकिन जितनी भी देशांतर हैं, सभी देशांतर
लॉन्गिट्यूड। सभी देशांतर सर्कल को बृहत वृत्त कहते हैं। मतलब पॉइंट ये निकल के आया कि अगर हम आपसे कहें कि ग्रेट सर्कल हम किसे कहते हैं, ये आपके हम ऑप्शनल के लिए बता रहे हैं, ग्रेट सर्कल किसे कहा जाता है, बृहत वृत्त किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि ग्रेट सर्कल एक तो इक्वेटर वाले सर्कल को कहते हैं, और सभी देशांतर सर्कल। बस इतना याद रखना, इसके अलावा किसी अन्य सर्कल को हम ग्रेट सर्कल नहीं बोलते। तो ये एक डायरेक्ट ऑप्शनल क्वेश्चन बना हुआ है। ग्रेट सर्कल उन्होंने ऑप्शन दे रखे थे, असल में डायरेक्ट नहीं दिया था उन्होंने, 30 डिग्री नॉर्थ दिया था, 40 डिग्री वेस्ट दिया था, इस तरह से ऑप्शन थे। आपको ध्यान रखना है ये कि इक्वेटर वाला जो सर्कल है और सभी देशांतर सर्कल, ये कहलाते हैं ग्रेट सर्कल। हमने आपको दिखा दिया कि जितने भी सर्कल जो भी बनते हैं वो सब सर्कल ही हैं। सामने से देखने पे वो एक लाइन दिखती है, क्योंकि पूरा ग्लोब हमें नहीं दिखता, ग्लोब सामने से दिखता है तो हमें दिखती है, वो एक्चुअल में एक सर्कल होता है सभी का, एक उसमें बोले, ठीक है। तो देशांतर की जितनी भी लाइनें हैं ये सारी लाइनें सर्कल है, ग्रेट सर्कल है, ये सारे ग्रेट सर्कल है। लेकिन जो अक्षांश पर है यानी कि पैरेलल वाली हैं, वो आपकी केवल इक्वेटर वाला होगा। बस इतना सा आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ओके। बाकी बीच बीच में हम आते रहेंगे। ये ये वाली मेन लाइन है, हमने आपको बताया था कि ये लाइन को क्या बोलते हैं, इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन कौन सा, वही ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच लाइन यही है। तो आप इसको प्राइम मेरिडियन कहिए, ग्रीनविच लाइन कहिए, या फिर इसको कहिए प्रधान यामी उत्तर। मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये क्योंकि लंदन के ग्रीनविच से जाती है इसीलिए इसका नाम पड़ता है, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। तो मेन लाइन जो ये वाली देशांतर वाली है इसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये प्राइम मेरिडियन कहलाएगी, या फिर ग्रीनविच लाइन कहलाएगी, या प्रधान यामी उत्तर कहलाएगी। ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जो कुछ पॉइंट्स आपके शीट में है उसको हम थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं, चीजें आपको क्लियर होंगी। देखिए यहाँ से स्टार्ट आपका क्षेत्रफल, तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश, आपको कल ही हमने बता दिया था। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ये आपके 6 बड़े देश हैं। इसके बाद 7वां भारत है। अक्षांशीय विस्तार हमने आपको बताया था उत्तरी गोलार्ध में, हमने ये पॉइंट आपको बताया था 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर आपको याद हो तो ये हमने आपको डिफाइन किया था कि ये कौन सा पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट था, ये आपका था, ठीक है। और ये वाला कौन सा था, आपका इंदिरा कॉल था। लेकिन मुख्य भूमि से अगर हम बात करते हैं विस्तार, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये जो बताया जा रहा था ये कन्याकुमारी से बताया जा रहा था, और 37 डिग्री वाला जो था वो इंदिरा कॉल था, ठीक है। डिग्री आपको समझ में आ गई कैसे लिया गया है, डिग्री आपकी भूमध्य रेखा के रिस्पेक्ट में लिया गया है, हमने आपको समझाई दिया वहां से जो चल रहा है। देशांतर हमने बता दिया आपका पूर्वी गोलार्ध में, हमने आपको दिखाया भी कि इधर पड़ेगा, तो इधर पड़ेगा, तो इस साइड ईस्ट है तो पूर्वी गोलार्ध में ही पड़ेगा ये, ठीक है ना। तो पूर्वी गोलार्ध में कैसे पड़ रहा है आपका 68 डिग्री 7 मिनट, ये कौन सा पॉइंट था, गौर माता था जो गुजरात वाला था, और ये वाला पॉइंट कौन था, किबिथु था, पूर्वी देशांतर के मध्य, ठीक है। ये चीजें आपकी इसमें डिफाइन थी। फिर इसमें एक लाइन है 23 डिग्री 30 मिनट, ये असल में वो कर्क रेखा वाला ही आपका है, कर्क रेखा जो जाती है वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, क्लियर है। जैसे एक रीजन है आपका इसमें, अब इसमें भारत वाले में हम आपको दिखाएंगे इसमें, इसको क्या बोला गया देखिए हम बता देते हैं। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, और ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर ये लाइन जो है
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और नीचे होगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि ऊपर वाला ग्लोब जो है वो नॉर्थ है, नीचे वाला आपका साउथ है। तो यहाँ पर ये जो रीजन है, यहां से यहां तक का पूरा रीजन, मतलब अच्छी खासी गर्मी पड़ती है यहाँ पर, ये पूरा रीजन। यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर जाओगे तो भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री तक, इस रीजन तक पूरा, इस पूरे रीजन तक अच्छी खासी गर्मी आपकी पड़ जाएगी। उष्णकटिबंधीय, उष्ण मतलब एक गर्मी वाला क्षेत्र, और नीचे इसका जो होगा वहां पर भी आपका गर्मी का क्षेत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, 23.5 डिग्री मतलब जो भूमध्य रेखा से नीचे, मतलब कल वाली अगर क्लास को आप देखें ध्यान से, जब हमने कर्क रेखा आपको दिखाई थी, देखो ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री का पॉइंट है। तो इधर गर्मी का क्षेत्र पड़ेगा, जैसे गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, इधर राजस्थान में कुछ क्षेत्र हो गया, तो इस तरफ का क्षेत्र आपका उष्ण वाला नीचे रहता है। अब क्योंकि भूमध्य रेखा नीचे है तो वो उसके नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को लिखा गया है उष्ण कटिबंधीय। ये है उस सीट में आपका मेन पॉइंट जो वहां पर डिफाइन किया गया। क्लियर है? तो भूमध्य रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री और नीचे 23.5 डिग्री। जैसे ये वाला देखिए, थोड़ा सा इसमें दिखा देते हैं। इसमें क्या है आपका, ये रीजन जो पड़ेगा 0 डिग्री, ये लाइन हो गई, 20 ये होगा, तो यहां तक कहीं आएगा, ये वाला पूरा क्षेत्र इधर तक, और नीचे का कुछ क्षेत्र इस डिग्री के इधर तक आएगा, ये यहाँ तक ग्लोब पर, ये वाला पूरा क्षेत्र। तो ये पूरा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। अब जो भी देश यहाँ पड़ते होंगे, जो भी देश इस रीजन में आते होंगे, वो सब उष्ण कटिबंधीय के क्षेत्र कहलाएंगे। ठीक है, जहाँ गर्मी हमको देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट उसमें आपको डिफाइन किया गया था। ओके, कर्क रेखा से वो ऊपर। चलिए, भारत का कुल क्षेत्रफल बता दिया आपको, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और पूरा जो स्थल है, यानी कि विश्व का अगर हम पूरे वर्ल्ड का लें तो उसका 2.4% हमारा भारत का है। मतलब पूरे विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है स्थल, उसका पूरा मिलाकर के भारत का है 2.4। भारत में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या 17.5% बताया था आपको, 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के लिए किया जाता है। ये आगे हम डिफाइन करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं ये क्या है। देखिए, ये इंडिया है ना, मैप में ही दिखा देता हूँ। यहाँ यहाँ कहीं आपका ये प्रयागराज वगैरह है, ठीक है ना। एक ले लेते हैं प्रयागराज, मिर्जापुर वगैरह इधर पड़ता है। तो यहाँ से एक लाइन आपकी जाती है भारत से होकर, ये लाइन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो भारतीय मानक समय है वो किस लाइन से डिफाइन होता है, या जो भारतीय मानक लाइन है, जो भारतीय मानक लाइन है वो किसको बोलते हैं। तो भारतीय मानक लाइन जो आपका है वो होती है आपकी, जो प्रयागराज के नैनी से जाती है, प्रयागराज के नैनी से जाती है। इसी के रिस्पेक्ट में
हम लोग का सारा टाइम डिफाइन किया गया है। जो हम लोग टाइम देखते हैं भारत का मानक समय, वो इस लाइन के रिस्पेक्ट में ही किया गया है। इसको हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया है और यहाँ से वो देखा जाता है। ये मिर्जापुर से जाती है आगे, यहाँ पर जब ये प्रयागराज नैनी से आगे बढ़ती है तो ये मिर्जापुर वगैरह से होते हुए आगे बढ़ती है। तो मिर्जापुर हो गया, और नैनी काफी मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो नैनी वाला है, तो ये ध्यान रखना है, प्रयागराज के नैनी से। दूसरा पॉइंट अगर रहता है तो मिर्जापुर पूछा जाता है, तो फिर वो मिर्जापुर से आगे ट्रेवल कर जाता है। ठीक है, इसकी स्थिति क्या है? तो इसकी स्थिति है 82 डिग्री 30 मिनट। मतलब इस लाइन की पोजीशन क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट। मतलब समझाते हैं, देखिएगा, ये है देशांतर। अब इस देशांतर पे 82 डिग्री कहाँ पड़ेगा? अब इस ग्लोब में तो उतना नहीं है क्लियर। देखो, 0 है, ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70, 80, यहाँ कहीं पड़ेगा। 82 डिग्री इधर कहीं पड़ेगा ना, ये वाली लाइन है ना 82 डिग्री की। तो 82 डिग्री की लाइन, ये भारत का रीजन इधर है, तो इसी साइड यहाँ पर पड़ेगा आपका प्रयागराज वगैरह, 80 डिग्री से थोड़ा सा बगल में। मतलब इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये 82 डिग्री पर पड़ रहा है, यहाँ के रिस्पेक्ट में 82 डिग्री पर पड़ रहा है, 82.5 डिग्री। तो इसके रिस्पेक्ट में लिया गया क्योंकि ये 0 डिग्री की लाइन है, ये 0 डिग्री की लाइन है। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन जो बताई गई है हमारे भारतीय मानक लाइन की, वो 82.5 डिग्री बताई गई। ये है मेन पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। तो 82.5 डिग्री वो है जो आपका भारतीय मानक समय डिसाइड करता है। ठीक है ना। ऑप्शन आपका नैनी वाला ज्यादातर बनता है। देखो, डायरेक्ट बनता है कि भारतीय मानक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, भारत में ऐसे पूछा जाता है कि भारत में कहाँ से होकर गुजरती है। तो वो या तो नैनी देते हैं या तो मिर्जापुर देते हैं। दोनों देते हैं तो फिर ए एंड बी करना पड़ेगा। वैसे वो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे, कोई एक ही देंगे, चाहे नैनी देंगे चाहे मिर्जापुर देंगे। ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट था आपका कि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो किससे डिफाइन होता है, तो 82 डिग्री 30 मिनट ये पोजीशन है। पूर्वी देशांतर हमने क्यों यूज किया? क्योंकि आपको हमने बताया था कि भारत जो लाई करेगा वो आपका ईस्ट की तरफ ही है, क्योंकि ये सारी पोजीशन ईस्ट की है। तो इस तरफ जो भी होगा वो ईस्ट में आएगा, इसलिए देशांतर में है वो। तो हर पॉइंट को समझते जाइए जिससे आगे कंफ्यूजन ना हो कि ये पॉइंट क्या लिखे गए। तो पूर्वी देशांतर का मतलब ये है क्योंकि ईस्ट साइड हमारा देश पड़ रहा है। और ये पोजीशन हो गई। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। सिंपल है, ये तो फैक्ट वाला है। जनसंख्या, अब ये तो गांव का, ये 2011 के हिसाब से है, 6,40,932। भूमि का विस्तार 15,200 किलोमीटर। एग्जैक्ट अगर देखें तो 15,106.7 किलोमीटर है। क्लियर है। और टोटल लेकर के 15,200 किलोमीटर, इसको आगे हम डिफाइन करेंगे अभी। ठीक है ना। मानक समय किस लाइन पर क्यों मानते हैं? मानक समय माना जाता है जिसके रिस्पेक्ट में टाइम डिफाइन होता है। देखिए, जो ग्रीनविच लाइन है लंदन वाली, उस लंदन वाली लाइन के लिए विश्व का टाइम डिफाइन होता है, वर्ल्ड टाइम डिफाइन होता है। वर्ल्ड टाइम, विश्व का जो टाइम डिफाइन होता है वो इसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। भारत के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफाइन करते हैं तो भारतीय मानक रेखा के रिस्पेक्ट में करते हैं। रीजन क्या होता है? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मौसम का चेंज है, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। पता है, गुजरात से जब आप अरुणाचल प्रदेश की तरफ चलोगे 2 घंटे का गैप आ जाएगा, आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि भारत में पूरा एक ही समय लिया गया है। वो इसीलिए लिया गया क्योंकि हमने भारतीय मानक समय इसको माना है। अभी हम इसको लेके चले होते तो गुजरात से जैसे ही अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाओगे ना, 2 घंटे का गैप आ जाएगा तुरंत। इसलिए हम इसको न लेकर के हम अपने लाइन को मानते हैं भारतीय मानक समय, जिसकी वजह से हमारे भारत में टाइम का गैप ना आए। तो इसलिए इसको स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है भारत के रिस्पेक्ट में। ये जो लाइन मानी जाती है प्राइम मेरिडियन, ये वर्ल्ड रिस्पेक्ट में है। वर्ल्ड का जो टाइम डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना, वो 0 डिग्री वाले से डिफाइन होता है। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। ये हमने कल ही आपको डिफाइन किया था। ये वाली लाइन बताई थी हमने आपको कि यहां से यहां तक की जो लाइन है, ये वाली लाइन बताई थी। और एक लाइन बताई थी यहां से इधर अरुणाचल प्रदेश तक, यहां से लेकर यहां अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये 2933 किलोमीटर की थी और ये कितनी थी? 3214 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण जो था वो आपका 3214 था, और जो पूरब से पश्चिम था वो 2933 था। ये पॉइंट था आपका जो इसमें था। ठीक है ना।
पीओके वाला क्षेत्र हमने आपको बताया था 78,114 किलोमीटर जो उसने घेर रखा है, और चाइना ने जो कब्जे वाला है वो ये है, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र था आपका, इधर वाला ये जो पीओके वाला था वो पाकिस्तान के पास, और इधर अक्साई चीन जो था आपका, ये वाला क्षेत्र अक्साई चीन, ये चीन के पास। तो वो दोनों का एक वैल्यू दिया गया है, जो है वैल्यू याद भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से ये जो मानक रेखा है, ये आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अब क्योंकि हम इंडियन के रिस्पेक्ट में ज्यादातर बात करेंगे, तो हमारी सारी बातें लगभग भारत के रिस्पेक्ट में चलेंगी, ठीक है। अभी हमने छोटे छोटे पॉइंट आपको बता दिए। मानक रेखा आपको ध्यान रखनी है, कहाँ से होकर जा रही है, उसकी पोजीशन आपको याद रखनी है, 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट आपको ध्यान रखना है। कहाँ से होकर जा रहा है, नैनी, और वहां से उसी के रिस्पेक्ट में हमने टाइम डिफाइन कर रखा है। अब ये छोटी छोटी चीजें जो आपको फैक्ट वाली हैं हम समझा चुके हैं, बस थोड़ा सा पढ़ते जाइएगा, इसमें कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश रेखा क्या होती है हमने आपको समझा दिया। तो एक थ्योरी पॉइंट है कि भूपृष्ठ पर यानी पृथ्वी पर जो विषुवत रेखा होती है इक्वेटर, उससे उत्तर या दक्षिण दिशा में किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहा जाता है। मतलब यही वाला पॉइंट, कहीं से भी आप किसी भी पॉइंट को लेंगे, ये पृथ्वी का केंद्र जो भी होगा, अब पृथ्वी का केंद्र बीच में होगा कहीं, तो पृथ्वी के केंद्र से इसकी दूरी जो बताई जाती है वही अक्षांश। तो इन्हीं की बात की गई उन्हें रेखा की। तो ये कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता आपसे, ये केवल एक थ्योरी पॉइंट है। अक्षांश रेखाएं क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। आपको बता दिया कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी लैटिट्यूड, वो सारी किसके पैरेलल होंगी, विषुवत रेखा के पैरेलल होंगी। ये वाला पॉइंट था आपका, ये इक्वेटर है, इसी के पैरेलल सारी रेखाएं होती है, ठीक है। अक्षांश को किसवें मिनट, अक्षांश को अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। जब अक्षांश को कहते हैं, जैसे हमने कहा 82 डिग्री 30 मिनट 15 सेकेंड, ऐसे पूरा हो सकता है। वैसे सेकेंड बहुत रेयर जाता है, ज्यादातर आपका मिनट है उसकी जो पोजीशन रहती है, बट जैसे ये मिनट से ऊपर जाएगा तो फिर वो सेकेंड में डिफाइन कर देते हैं। तो 3 पोजीशन आपकी डिफाइन होती है, मेन आपको यहां तक देखने को मिलेगा जो भी पोजीशन होगी, डिग्री और मिनट में। आगे हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। भूमध्य रेखा क्या होती है, इक्वेटर। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश को, ये पॉइंट याद रखना है। भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश, जो हमने ऊपर बात की थी, ये भूमध्य रेखा ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हो जाता है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है, दोनों बराबर भाग होते हैं। और ये पॉइंट होता है 0 डिग्री का, इसीलिए भूमध्य रेखा को हम लोग 0 डिग्री का अक्षांश बोलते हैं, देशांतर नहीं बोलते। रीजन, क्योंकि अक्षांश पैरेलल वाली है, और ये क्योंकि हॉरिजॉन्टल टाइप की है तो इसलिए अक्षांश है। तो इसमें कंफ्यूज मत करना, ऑप्शन में यही दिक्कत हो जाती है। वहां पर जब ऑप्शन देगा तो वो 0 डिग्री देशांतर दे देगा, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश देगा। बच्चे यही कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि भूमध्य रेखा क्या, 0 डिग्री अक्षांश पैरेलल है, क्योंकि वर्टिकल वाली देशांतर होती है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध इसमें कुछ है नहीं, वही भूमध्य रेखा के उत्तर भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण भाग को दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी अक्षांश रेखा है, दक्षिणी, दोनों क्लियर हो गई। उत्तर की तरफ जो होंगी वो उत्तरी अक्षांश होंगी, नीचे की तरफ जो होंगे वो दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पर फिगर में कुछ चीजें समझाई गई थी, वही हमने आपको जो क्लियर किया कि ये बीच वाली लाइन जो थी वो आपकी 0 डिग्री है, ये भूमध्य रेखा है आपकी 0 डिग्री अक्षांश। ऊपर वाला जो ये पार्ट होगा ये उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाली लाइनें उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी, नीचे वाली दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगी। इधर आपको बताया था कि ये 0 डिग्री का लाइन जो ये देशांतर है, क्योंकि वर्टिकल खींचा गया है, उसी को हम लोग प्रधान याम्योत्तर कहते हैं। अब ये शब्द थोड़े से आपको ध्यान रखने होंगे, एक बार में हो सकता है याद ना हो, तो बार बार पढ़िए, उस लाइन को याद करिए। प्रधान याम्योत्तर बोलते हैं, या फिर इसी को ग्रीनविच कहते हैं। तो ज्यादातर ग्रीनविच वाला याद है, तो ग्रीनविच याद कर लीजिए इंग्लिश में। ग्रीनविच मेरिडियन लाइन जो आपकी 0 डिग्री होती है, कहाँ से होकर जाती है, लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर जाती है। इसके ईस्ट में जो भी लाइनें खींची गई हैं वो पूर्वी देशांतर होंगी, पश्चिम की तरफ जो खींची गई हैं वो पश्चिम देशांतर होंगी, वर्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया था, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए, मतलब यही लाइनें हैं, ये 1 डिग्री मान लें, 2 डिग्री मान लें, 3 डिग्री मान लें, 4 मान लें, तो 89 अक्षांश रेखाएं उत्तर की तरफ खींची जाएंगी। कल हमने डिफाइन किया था, क्योंकि ये 90 होता है तो 90 वाला तो पॉइंट हो जाता है सीधे सीधे। देखो अब यहाँ पे फिगर में क्लियर होगा भाई, ये सारे सर्कल बनते जा रहे हैं, ये 80 डिग्री का सर्कल है, ये जो बना है ये 80 डिग्री वाला है, लेकिन 90 डिग्री वाला कोई सर्कल नहीं है।
90 डिग्री वाला एक पॉइंट है, 70 डिग्री वाला एक सर्कल है, 70 डिग्री वाला एक सर्कल है, 60 डिग्री वाला भी एक सर्कल है, लेकिन 90 डिग्री वाला पॉइंट है, इसीलिए 89 तक वो लाइन रहेगी। ठीक है, सर्कल 89 तक बनेगा, 90 पे नहीं बनेगा, इसीलिए वो पॉइंट आपको लिखा गया कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो अगर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 रेखाएं खींची जाएंगी ऊपर, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 रेखाएं खींची जाएंगी। तो टोटल कितनी हो गई, विषुवत रेखा को भी मिला लो तो 89, 89 और 1, टोटल हो गई 179। इसका मतलब टोटल जो लैटिट्यूड ड्रॉ की जाती है वो 179 लैटिट्यूड ड्रॉ किए जाते हैं। किन्हीं भी दो समांतर अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी जो होगी वो 111 किलोमीटर, मतलब कोई भी दो अगर हम ड्रॉ करते हैं 1 और 2 डिग्री के बीच तो 111 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है इनके बीच, 111 किलोमीटर। लेकिन ध्यान रखिएगा 1 डिग्री का अगर हमने गैप लिया है तो अब ये मत कर देना कि यहाँ फिगर हमने दिखाया तो आप कह दें कि सर ये 30 डिग्री और 40 डिग्री इनके बीच 111 किलोमीटर है, नहीं, अरे ये 10 डिग्री का गैप आ गया भाई, केवल 1 डिग्री का। जैसे अगर ये 1 डिग्री होगा तो अगली लाइन जो 2 डिग्री की होगी इनके बीच जो होगा वो 111 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ये ग्रीनविच टाइम यानी कि वही जिसकी बात कर रहे हैं हम, प्रधान यामी उत्तर, ग्रीनविच मीन टाइम कहा गया क्योंकि समय से डिफाइन होता है, इसी को हम ग्रीनविच मेरिडियन लाइन कहते हैं, मेरिडियन लाइन, प्रधान यामी उत्तर रेखा। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है और प्रधान याम्योत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। यही पॉइंट हमने ऊपर डिफाइन किया था और वही थ्योरी में लिखा हुआ है कि जो ग्रीनविच मीन लाइन है, जो मेन टाइम डिफाइन होता है वर्ल्ड का, वो इसी से डिफाइन होता है और ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर कहलाती है। देशांतर रेखाएं हमने आपको समझा दी, परपेंडिकुलर टाइप की होंगी। प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। ये समानांतर नहीं होती, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बराबर नहीं जा रही होंगी। देखिए ये समानांतर इसलिए नहीं होती, ये सर्कल तो समानांतर हैं, ये सर्कल समानांतर है लेकिन ये नहीं है, यहाँ पास है, देखो ये बिल्कुल पास पास है, पास पास है बिल्कुल, लेकिन जैसे ये आगे बढ़ती है दूर होती जाती है, गैप बढ़ता जाता है इनका, यहाँ पर गैप बढ़ता जाता है, इसीलिए इनको पैरेलल नहीं कहा जाता। तो देशांतर रेखाओं को हम लोग पैरेलल नहीं बोलते, लेकिन अक्षांश रेखाएं पैरेलल होती हैं। तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं लैटिट्यूड जो हॉरिजॉन्टल वाली हैं वो पैरेलल होती हैं, जबकि जो देशांतर है वो पैरेलल नहीं होती। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको डिफाइन है। डिस्टेंस कितनी होती है स्टूडेंट, 111.33 किलोमीटर, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है। अक्षांश वाले में हमने कितना पढ़ा था 111, यहाँ कितना पड़ गया 111.3। अब एक क्वेश्चन है इसमें, पॉइंट है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक से भी गुजरता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान ऑप्शन था, हिमाचल प्रदेश था, पंजाब था और जम्मू कश्मीर था। मतलब इन्होंने कहा कि एक अक्षांश रेखा सिक्किम से गुजर रही है, जरा ध्यान से समझिएगा। सिक्किम कहाँ पड़ेगा, सिक्किम ये पड़ेगा। अब कोई अक्षांश रेखा सिक्किम से होकर गुजर रही है तो इन्होंने पूछा है कि वो कहां से होकर जा रही होगी। तो अब सपोज देखो जरा, अगर आप यहां से लाइन बनाएंगे अक्षांश रेखा की, ये एक लाइन बनाइए अक्षांश रेखा की, तो अगर आप ये अक्षांश रेखा की लाइन बनाएंगे, ये सिक्किम हो गया क्योंकि अक्षांश रेखा पैरेलल होती है हॉरिजॉन्टल। तो अब ये कहां से होकर जा रही होगी, अब ऑप्शन देखना होगा भाई, ये राजस्थान में तो जा रही है। अब इन्होंने ऑप्शन क्या दे रखे हैं, देखो इन्होंने ऑप्शन दे रखा है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर पंजाब तो है ही नहीं, बहुत ऊपर है भाई, इस रेखा को तो ये कट ही नहीं करेंगे। देखो ये रेखा यहाँ से जा रही है, तो ये रेखा क्या हमारे हिमाचल प्रदेश को कट टच कर रही है, नहीं कर रही। जम्मू कश्मीर को कर रही है, नहीं कर रही। क्या पंजाब को कर रही है, नहीं कर रही। तो सिक्किम से होने वाली जो अक्षांश रेखा है ये ऐसे ना ड्रॉ होगी, तो इन तीनों राज्यों से तो होके जाएगी ही नहीं वो। अगर आपको मैप पता है राजस्थान से होके जा रही है, ये कंफर्म हो जाएगा, बिल्कुल सही है कि अगर सिक्किम से होकर कोई अक्षांश रेखा खींची गई है तो वो कहां से होके जाएगी, तो गिवन ऑप्शन में वो राजस्थान से होके जाएगी। अब ये आपके ऊपर है कि मैप आप कितना अच्छे से जानते हैं।
मान लो कोई लाइन यहां से नीचे से खींची गई होगी, भाई ये अक्षांश रेखा हो जाएगी। अब उन्होंने ऑप्शन एक दे दिया दिल्ली, तो दिल्ली कहां से कट करेगा, ये करेगा ही नहीं। लेकिन हाँ महाराष्ट्र दे दिया तो महाराष्ट्र कट हो रहा होगा, यूपी दे दिया तो यूपी तो कट होगा ही नहीं इसमें। तो क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, ठीक है ना। तो हमने आपको ऑब्जेक्टिव बताया कि किस तरह से अक्षांश रेखा का कोई भी क्वेश्चन बनता है, जैसे यहाँ पे आपने देखा। तो सिक्किम से होकर गुजरने वाली जो लाइन है, सिक्किम से होकर गुजरने वाली जो लाइन है वो किस एक से होकर गुजरेगी, तो आंसर है आपका राजस्थान। अब इन्होंने पूछा है दूसरा क्वेश्चन जो एक है आपके पास, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अब ये थोड़ा सा टफ हो गया आपके लिए क्योंकि आपको जैसलमेर की स्थिति नहीं पता होगी। अब जैसलमेर अगर आप जानेंगे तब उसको कर पाएंगे। हाँ इतना पता है कि जैसलमेर जो है आपका वो कहाँ पड़ेगा, राजस्थान पड़ेगा। यहाँ पे हमने सीधे ऑप्शन लिखा था, वहां पे ऑप्शन दिए गए थे एक्चुअल में, है ना। यहाँ पे सीधे आंसर लिख दिया है, वहां पे ऑप्शन था जैसलमेर था, लखनऊ था, इधर आपका अगरतला दिया हुआ था, त्रिपुरा दिया हुआ था। अब आपसे वो क्या कह रहा है, 70 डिग्री देशांतर। अब आप बताइए कि देशांतर रेखा कैसे खींची जाएगी, क्या देशांतर रेखा ऐसे खींची जाएगी, क्या ये सही ड्रॉ किया हमने स्टूडेंट्स, क्या ये देशांतर रेखा है, क्या ये देशांतर है, ये जो लाइनें ड्रॉ की हैं क्या ये देशांतर है, नहीं, ये क्या है, ये अक्षांश है। इसका मतलब देशांतर रेखा ऐसे नहीं ड्रॉ की जाती। और उसने अगर 70 डिग्री देशांतर बोला है तो मतलब जो गुजरात का सबसे इधर का पॉइंट था, आपको हमने बताया कि ये रेखा जो थी, ये रेखा ये देशांतर होगी क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी, लॉन्गिट्यूड। और ये पॉइंट जो था वो 68 डिग्री का था, 37 मिनट, आपको याद होगा। मतलब 70 डिग्री इसके बहुत दूर नहीं होगा, 70 डिग्री बिल्कुल पास में ही होगा इस, क्योंकि 68 डिग्री की लाइन यही है। तो 68 डिग्री की लाइन अगर यही है तो इस तरफ हम जाते हैं तो ये बढ़ता जाता है, इधर 70 हो जाएगा, फिर इधर 80 डिग्री की लाइन आ जाएगी, फिर इधर इधर वाली जो 82 डिग्री की लाइन आ जाती है, 82.5 डिग्री, इधर जाओगे तो 90 डिग्री की लाइन आ जाएगी, इधर जाओगे तो 92 डिग्री समथिंग आ जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश में जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री का आ जाएगा। क्लियर है। तो 70 डिग्री बहुत दूर नहीं होगा। तो 70 डिग्री की देशांतर रेखा पूछा था, तो ये कहाँ से पड़ेगा आपका, ये राजस्थान में पड़ता है। तो 70 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, 70 डिग्री की देशांतर रेखा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगी, तो 70 डिग्री की देशांतर रेखा कहाँ पड़ती है, राजस्थान। एक ही शहर जो राजस्थान का दिया गया था वो जैसलमेर दिया गया था, इसलिए आसान था क्वेश्चन। क्योंकि बाकी जो दिए गए थे वो आपके एक यूपी का दिया गया था, एक इधर बिहार वगैरह, एक इधर का पूरब का दिया गया था। तो वहां तो देशांतर रेखा जा ही नहीं पाएगी 70 डिग्री। भाई यहाँ की देशांतर रेखा क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि यूपी का जो प्रयागराज है वही आपका 82 डिग्री वाला होता है। तो अगर ये 82 डिग्री का है तो इधर के जो भी क्षेत्र होंगे वो 82 डिग्री से ज्यादा के ही होंगे। इसका मतलब कि 70 डिग्री जो होगा वो इसके आसपास का ही क्षेत्र होगा। ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं, सब रट्टाफिकेशन नहीं लगाया जाता। आप सोचेंगे कि सर कैसे याद करें, सब याद नहीं करते। मैप आपको याद होना चाहिए, आपको अपने राज्य याद होने चाहिए, और थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए देशांतर रेखाओं का। हमने आपको मेन रेखा बता दी है जो स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री। इधर आओगे तो ये 82 डिग्री से कम होती जाएंगी, क्योंकि सबसे लास्ट इधर जो गुजरात का है वो 68 डिग्री का है। तो 68 डिग्री और 82 डिग्री के बीच का ही क्षेत्र होगा ये जो क्षेत्र होगा वो 68 डिग्री और 82 डिग्री के बीच का होगा। इधर का क्या होगा, इधर का जो होगा वो 82 डिग्री से ज्यादा होगा, और क्योंकि लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो 97 डिग्री वाला है, तो मतलब प्रयागराज से इधर का जो क्षेत्र होगा वो इन दोनों के बीच लाई करेगा, 82 डिग्री से 97 डिग्री के बीच। और इस प्रयागराज से गुजरात का जो गौर माता है इसके बीच कितना लाई करेगा, 68 डिग्री से लेकर के 82 डिग्री के बीच का लाई करेगा। इस तरह से अंदाजा लगाया जाता है, क्योंकि हम वैल्यू रट नहीं सकते, ठीक है ना, वैल्यू हम रट नहीं पाएंगे। तो ये एक दो पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखने थे। ओके, अब कर्क रेखा के बारे में बात हुई थी कि भारत एवं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा ये सबको याद है स्टूडेंट, ये बहुत कॉमन सा सेंस है, सबको आप ही पता होगा कि कर्क रेखा कहां से जाती है, तो 23.5 डिग्री, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कर्क रेखा होकर जाती है, जो भारत को लगभग मध्य से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आप भारत का मैप देखें तो आपको चीजें बहुत क्लियर होंगी कि भारत के मैप में ये कैसे आपको डिफाइन किया गया है। कर्क रेखा आपको बीच में दिखाई गई है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे कर्क रेखा कौन सी है, ये कर्क रेखा ये जा रही है, ठीक है ना, ये कर्क रेखा 0 डिग्री इसका बहुत नीचे है, भारत से नीचे आता है 0 डिग्री। तो यहाँ तक ये जो पोजीशन बचती है, ये जो पोजीशन होती है यहाँ से भूमध्य रेखा से, ये 23.5 डिग्री की होती है। तो यही भूमध्य रेखा से, और ये कौन सा पड़ेगा, उत्तरी अक्षांश पड़ेगा। तो ये जो लाइन होती है इसी को कर्क रेखा कहते हैं। कितने राज्यों से होकर जाती है, 8 राज्यों से होकर जाती है। आप मैप देखेंगे आपको बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा है। देखो पहला ये गुजरात हो गया, दूसरा ये लाइन इसको भी कट कर रही है राजस्थान को, तीसरा ये एमपी को कट कर रही है, चौथा ये कौन है, छत्तीसगढ़ है, पांचवा ये कौन है, झारखंड है, छठवां ये कौन है, पश्चिम बंगाल है, सातवां ये कौन है, त्रिपुरा हो गया, ये कौन सा है, आठवां मिजोरम हो गया। यानी अगर आपको मैप याद है तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये जो लाइन होके जा रही है भारत के बीचों बीच से, ठीक है ना, तो ये 8 राज्यों को आपको कट कर रही है। जो गुजरात से लेकर राजस्थान, राजस्थान का पोर्शन पड़ रहा है, अगर आप देखें ना तो ये छोटा सा पार्ट राजस्थान का, ये देखो ना ये पार्ट ये कट हो रहा है, ठीक है ना, ये पार्ट। तो इस तरह से 8 राज्य होकर गुजरते हैं हमारे यहाँ से। वही कर्क रेखा के बारे में बात हुई है, ठीक है। आपको पता है कि गर्मी के दिनों में दिन की अवधि बढ़ती जाती है, जैसे जून है अभी आप देखिए दिन लंबा होता जाता है, ठीक है ना। और ये भी एक सिचुएशन है सूर्य के रिस्पेक्ट में। तो एक लाइन यहाँ पे लिखी है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। सूर्य के उत्तरायण, इस शब्द का मतलब होता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के उत्तर में हो जाता है, मतलब सूर्य भूमध्य रेखा जो पड़ रही है ठीक भूमध्य रेखा के उत्तर साइड में आ जाता है, तो उसी को सूर्य के उत्तरायण कहा जाता है। और जैसे ही ये पोजीशन होगी दिन की अवधि बढ़ने लगेगी। और ये कंडीशन जो 21 जून का दिन होता है, 21 जून, 21 जून ये सबसे बड़े मतलब काफी लंबा दिन आपका माना जाएगा 21 जून वाला जो होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहां पर जब आप देखोगे 21 जून में तो सूर्य जो है वो सीधे उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। मतलब ये इन्होंने इस तरह से डिफाइन किया है, कर्क रेखा के उत्तर इधर जाओगे अगर इस साइड, कर्क रेखा का उत्तर, तो यहां ये देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि जो सूर्य डूबने का पॉइंट है वो थोड़ा यहाँ पर ज्यादा हो। जैसे आप देखो इस समय सूर्य बहुत लेट में डूब रहा है, मतलब 6 बजे तो अभी उजाला ही रहता है, 6 बजे 6:30 बजे तक बहुत लेट जाता है। लेकिन जैसे ही सर्दी आने लग जाएगी वो जल्दी डूबने लगेगा। मतलब जल्दी डूबने का मतलब कि अब 6 बजे तक तो अंधेरा हो जाएगा। तो ये वो पॉइंट कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप कर्क रेखा के उत्तर की तरफ जाएंगे दिन की अवधि बढ़ने लगती है, दिन की अवधि बढ़ने लगती है। मतलब तेज धूप वगैरह आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे, जबकि उतना तेज धूप आपको दक्षिण में देखने को नहीं मिलेगा। साउथ की तरफ जाओगे तो इस समय मौसम उतना खराब नहीं होगा जितना हमारी तरफ इस समय गर्मी पड़ रही है। साउथ की तरफ इस समय मौसम थोड़ा ठीक होगा हमारे रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अच्छा, अभी जो मानसून आने वाला है, बरसात वगैरह जो शुरू होने वाली है वो यहीं से शुरू होगी, पहले इधर से चलेगी, दक्षिण भारत से शुरू हो जाएगा मानसून आना। वैसे बारिश वगैरह स्टार्ट होने ही वाली है, जून में स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे करते हुए ये मानसून यहाँ पहुंचता है, फिर ये ऊपर पहुंचेगा, फिर करते करते ये कहीं जाके 15 जून के बाद, 15 जून छोड़िए, हमारे इधर आते आते ये मानसून अभी काफी टाइम लेगा। मतलब जून का लगभग मान लीजिए 15 20 20 तारीख भी मान लीजिए, हो सकता है 20 तारीख के बाद ही मानसून चला जाए। लेकिन दक्षिण भारत में ये मानसून शुरू हो जाएगा, इधर से बारिश होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो इधर बारिश होनी शुरू हो जाएगी, फिर इधर आती जाएगी और यहाँ से आते हुए फिर हमारा यहाँ पर तब जाके हमारी तरफ आएगा। तो काफी लंबा टाइम आएगा। तो ये जून मान लो 15 20 तक तो गर्मी पड़नी पड़नी है। उसके बाद अगर कभी कुछ जल्दी आ गया मानसून तो बारिश शुरू हो जाएगी, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा।
फिर ये जुलाई में ये लौटने लगता है, फिर ये वापस आने लगता है मानसून इधर से, फिर दक्षिण भारत की तरफ जाने लगेगा मानसून। ये इस तरह से कंडीशन चलती है हमारी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपका कर्क रेखा डिनोट किया गया है, जो यहाँ पर पॉइंट है। तो 23.5 डिग्री मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कर्क रेखा 23.5। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है? माही नदी एक नदी है जो कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है। यहाँ अगर आप सिचुएशन देखेंगे ना, गुजरात वाली इधर रहती है, ये 2 भागों में बांटती है। ये यहाँ पे इधर भी कट करती है और इधर भी कट करती है, इधर भी कट करती है माही नदी। मतलब एक बार यहाँ कट हो जाता है, एक बार इधर कट हो जाता है। तो ये माही नदी जो होती है ना, ये आपकी 2 बार कट करती है, एक यहाँ कट करती है, एक इधर कट करती है। तो कर्क रेखा को ये 2 बार कट करती है, ठीक है ना, माही नदी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको याद करना होगा कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 पॉइंट देखो यहाँ से, जो सबसे इंपॉर्टेंट वो 2 पॉइंट बता दें आपको, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा की पोजीशन क्या है, आपको ये वैल्यू याद रखनी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, पहला पॉइंट। दूसरा, कितने राज्यों से होकर जाती है, ये दूसरा याद रखना है। तीसरा, कौन सी नदी कर्क रेखा को काटती है। 3 पॉइंट जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, जो आपको रटे होने चाहिए। 23.5 डिग्री, 8 राज्यों से जाती है, और कर्क रेखा को 2 भागों में बांटने वाली नदी माही नदी है। बाकी एक क्वेश्चन और बनता है कर्क रेखा से, देशों से रिस्पेक्ट में, कि कितने देशों से होकर जाती है, वो हम आगे अभी आपको बता देंगे, अभी हम नहीं डिफाइन कर रहे हैं, हम ट्रिक बता देंगे इसके लिए, कितने देशों से होकर जाती है, ये क्वेश्चन और बनता है। तो 4 तरह के क्वेश्चन आपके ज्यादातर इससे डिफाइन होते हैं। देश वाले के लिए अब आपका विश्व में पढ़ना पड़ेगा कर्क रेखा वाला, ठीक है ना, भारत छोड़कर बांग्लादेश को कट कर रहा है, पीछे इधर पाकिस्तान को कट कर रहा है, फिर उधर जा रहा है, तो वो सब आपको देखना होगा। अब देखो ये एक पॉइंट दिया है, वैसे ये आप सीट में है, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, ये एक्चुअल में पीसीएस वगैरह लेवल के उसमें आता है, ठीक है ना, क्योंकि आप रट नहीं पाओगे। ये बस एक पॉइंट दिखाया गया है, जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन था, ठीक है ना, बट एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इस वजह से हमने आपको रख लिया इसमें, ठीक है ना। इसकी वैल्यू रटनी नहीं है, आपको ध्यान रखिएगा। कैसे समझना है इसको, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर है, कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर है। मतलब इन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन। इन्होंने 4 क्षेत्र भारत के दिए थे और पूछा था कि कर्क रेखा के सबसे पास कौन सा शहर, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे किया था कि ये कर्क रेखा हो गई, देखो ये कर्क रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई। अब आपको बताना है कि कर्क रेखा के सबसे पास कौन, जैसे गांधीनगर गुजरात में पड़ता है, तो अब इधर गांधीनगर हो गया, ठीक है ना, गांधीनगर हो गया इधर गुजरात में। जबलपुर एमपी में पड़ता है, जबलपुर, ठीक है ना। अब उन्होंने एक शहर दिया था त्रिपुरा, त्रिपुरा इधर कहीं दिया था आपको, त्रिपुरा, ठीक है ना। और एक शहर कोई और दिया है शायद त्रिपुरा के बाद, उज्जैन दिया है। तो उज्जैन भी आपका एमपी में था, उज्जैन भी किधर पड़ता है, आपका एमपी में पड़ता है। तो एक्चुअल में इनका क्वेश्चन ये था कि आपको इन शहरों में से बताना था कि कर्क रेखा के सबसे पास कौन है। तो अब आप ये तो तब बता पाओगे ना जब आपको इनका जगह पता होगा। जैसे अगर मैप आपको याद होगा कि भाई गुजरात में गांधीनगर यहाँ पर है, और अगर आपको याद हो कि जबलपुर थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पर, ठीक है, आपको पता होगा कि उज्जैन थोड़ा नीचे है यहाँ पर, त्रिपुरा इधर कहीं है, तो तब अंदाजा लगा पाओगे। अगर एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है तो तब कहोगे अच्छा गांधीनगर तो बहुत दूर दिख रहा है, कर्क रेखा के देखो जबलपुर बहुत पास दिख रहा है, तो आप अंदाजा लगाओगे हाँ सर जबलपुर सबसे पास में है। मतलब इस तरह से अंदाजा अगर होता है तो। इसलिए एसएससी वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन जनरली नहीं आते, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है ये, जिससे आपको थोड़ा सा अगर मैप याद हो तो हर तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर ये हमने ये दिखाया है एग्जैक्ट पोजीशन, अब ये रटना नहीं है आपको, यहां से पता चल जाता है कि कौन से शहर का क्या होता है। जैसे अगरतला है, इसकी स्थिति है 23 डिग्री 50 मिनट, गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट, अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट, और बनारस 25 डिग्री 18 मिनट। अब इन्होंने पूछा था कर्क रेखा से, तो कर्क रेखा की वैल्यू होती है 23 डिग्री 30 मिनट, तो ये वैल्यू 23 डिग्री 30 मिनट की है। ये वैल्यू कितनी है 23 डिग्री
30 मिनट। अब अगर हमें इसकी पता है वैल्यू गांधीनगर की, हम इन दोनों को घटा देंगे, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल लेके देते, कोई कॉन्सेप्ट केवल समझा रहे हैं, जिससे अगर कोई क्वेश्चन उस तरह का हो तो आपको कंफ्यूजन कभी ना आए। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे गांधीनगर है, ठीक है। जरा गांधीनगर के और ये आपका है 23.5 डिग्री का, 23 डिग्री 30 मिनट। गांधीनगर ये है, गांधीनगर का जरा पोजीशन हम एक देख लेते हैं, 23 डिग्री 19 मिनट। देखो 23 डिग्री 19 मिनट, तो ये गांधीनगर है 23 डिग्री 19 मिनट पे। अब हम इन दोनों का अगर गैप निकालें तो कितना आएगा, 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री 19 मिनट, मतलब लगभग आएगा 11 मिनट। तो 11 मिनट का गैप आया, मतलब गांधीनगर कर्क रेखा से कितनी दूरी पर है, 11 मिनट की दूरी पर है। जिसका जितना गैप होता जाएगा, अब ये 11 मिनट का गैप है, ये हो सकता है उज्जैन 19 मिनट का गैप हो, ये हो सकता है 8 मिनट का गैप हो, या 18 मिनट का गैप हो, ये हो सकता है 25 मिनट का गैप हो। तो जो सबसे कम गैप होगा वही पास होगा। तो सबसे कम गैप किसका है, गांधीनगर। यानी कर्क रेखा के सबसे पास कौन है, गांधीनगर है। तो ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हो गया, मतलब समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके लिए टफ भी हो गया क्योंकि आपको वैल्यू याद नहीं होंगी। तो वैल्यू आपको याद नहीं होंगी तो उसके लिए आप केवल शहर की पोजीशन देख सकते हैं। बस आपके लिए एक काम है, आप धीरे धीरे करके कम से कम इतना कर लीजिए, मेन मेन शहरों की पोजीशन देख लीजिए। जैसे हमने आपको प्रयागराज बताया, तो यहाँ बताया कि भाई प्रयागराज यहाँ कहीं आसपास है, ठीक है। बनारस, तो बनारस कहीं होगा भाई, प्रयागराज अगर इधर है तो बनारस कहीं है, मिर्जापुर नीचे साइड इधर कहीं है, मतलब थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि हाँ इधर कहीं है, ठीक है ना। तो ये सीट में एक क्वेश्चन दिया है, इसलिए बता दिया ताकि आप कंफ्यूजन में ना हो। इसको आप ना भी पढ़ेंगे तो आपके लिए चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि जून के महीने में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। दिन की अवधि अधिकतम, सबसे लंबी दिन की अवधि कहां पर होगी। ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल और दिल्ली। दिन की अवधि सबसे ज्यादा कहां होगी जून माह में। तो आंसर तो सबके सामने लिखा हुआ है, मैं दे भी दिया है। कैसे समझोगे, देखो एक लाइन पढ़ाई थी हमने आपको, अब आपको ये लाइन का महत्व समझ में आ जाएगा। देखिए, जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिन की अवधि बढ़ने लगती है। अगर ये लाइन याद है तो आपको आंसर मिल जाएगा। कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिन की अवधि बढ़ने लगती है। अब इनके ऑप्शन जरा देखिए, इन्होंने दे रखा है हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल और दिल्ली। तो हैदराबाद, चेन्नई और भोपाल, कर्क रेखा ये है। हैदराबाद कर्क रेखा के उत्तर में है, नहीं, हैदराबाद तो दक्षिण में है ना। चेन्नई भी कहाँ है, दक्षिण में है। भोपाल भी इसके नीचे आता है। उत्तर में कौन आता है, दिल्ली, इधर कहीं। और कर्क रेखा के उत्तर में जाने पर दिन की अवधि बढ़ने लगती है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिन की अवधि बढ़ने लगती है। हमारा आंसर तुरंत आ जाता, दिल्ली आंसर था। तो ये है कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको कंफ्यूजन कभी नहीं आने वाले। आपको सीधा पता चल जाएगा कि भाई उत्तर में जो भी राज्य पूछा गया होगा, जो भी इधर का क्षेत्र होगा वो आंसर हो जाएगा। बाकी सबकी पोजीशन दक्षिण में है तो वो आंसर हमारा नहीं होगा। ये इसका पॉइंट डिफाइन था यहाँ। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। ऑप्शन है झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। अब यहाँ तो हमने खैर टिक कर रखे हैं क्योंकि हमें पीडीएफ देनी थी, नहीं तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछते तो तब ज्यादा क्लियर होता कि आप लोग को आ रहा है या नहीं। बताइए जरा, झारखंड दिया है, मणिपुर दिया है, मिजोरम दिया है, त्रिपुरा दिया है। कर्क रेखा के उत्तर में बताना है। कर्क रेखा जरा देखो, कर्क रेखा ये रही, ठीक है, कर्क रेखा आपकी ये रही। तो कर्क रेखा का उत्तर इधर हुआ, उत्तर साइड ये रहा। अब आपके कौन कौन सा ऑप्शन है, मणिपुर, झारखंड, और कौन सा था, मणिपुर है, झारखंड है, मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम,
और त्रिपुरा। पूछा है उत्तर में कौन है, आपका आंसर है सर मणिपुर। बट यहाँ एक कंफ्यूजन होगा, चलो हम पूछ लेते हैं आपसे। देखिए मणिपुर ये रहा मणिपुर, तो सही बात है भाई, कर्क रेखा नीचे से जा रही है, ये रही कर्क रेखा। तो कर्क रेखा अगर नीचे से जा रही है तो कर्क रेखा के उत्तर में हो गया मणिपुर। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें एवरीवन, कोई प्रॉब्लम नहीं ना भाई? कर्क रेखा के उत्तर में मणिपुर हो गया क्योंकि ये जगह है। तो क्या ये कर्क रेखा के उत्तर में झारखंड नहीं है? ये झारखंड भी तो है, झारखंड भी तो ऑप्शन है। क्या मिजोरम कर्क रेखा के उत्तर में नहीं है? क्या त्रिपुरा नहीं है? त्रिपुरा भी तो है भाई। ये लाइन त्रिपुरा से होके जा रही है, मिजोरम से होके जा रही है। मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, इधर झारखंड है। और ऑप्शन में झारखंड भी है, त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है और ये भी है। तो जयप्रकाश कह रहा है ज्यादा उत्तर में है। ज्यादा उत्तर में का मतलब उत्तर में नहीं, ये बाकी सारे कर्क रेखा से होकर जा रहे हैं। ये कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि ये राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, ये कर्क रेखा के ऊपर स्थित राज्य हैं। तो जब ये शब्द पूछेगा कि कर्क रेखा से होकर जाने वाले राज्य कौन, या कर्क रेखा पर स्थित राज्य कौन, तब आंसर आएगा त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड। उन्होंने पूछा है कर्क रेखा के उत्तर में, तो कर्क रेखा के उत्तर में मणिपुर ही है, क्योंकि कर्क रेखा पर लाई नहीं कर रहा ये। अब अगर ये यूपी पूछते तो भी आंसर हो जाता, क्योंकि यूपी भी कर्क रेखा पर नहीं है, ये उसको उत्तर में कहा जाएगा। लेकिन एमपी नहीं कहोगे, क्यों? क्योंकि एमपी कर्क रेखा पर ही है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि एमपी कर्क रेखा के उत्तर में। छत्तीसगढ़ को हम नहीं बोल पाएंगे कि छत्तीसगढ़ कर्क रेखा के उत्तर में, हम बोलेंगे छत्तीसगढ़ कर्क रेखा पर ही है। गुजरात को हम नहीं कह पाएंगे, हम कहेंगे गुजरात कर्क रेखा पर ही स्थित है। हेलो, समझ में आई बात सबको? तो ये कुछ क्वेश्चन है जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिली कर्क रेखा से रिलेटेड कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कर्क रेखा की पोजीशन क्या है? भूमध्य रेखा 0 डिग्री मान लिया, तो कितने डिग्री पर कर्क रेखा है हमारी? 23.5 डिग्री पर। उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश? उत्तरी, नॉर्थ लैटिट्यूड। क्लियर? कितने राज्य होके जा रहे हैं उस पर? 8 राज्य होके जा रहे हैं। कर्क रेखा के उत्तर में जाने पर दिन की अवधि बढ़ने लगती है। जब जून का महीना देखते हैं तो पूरे माह में जैसे जैसे कर्क रेखा के ऊपर के राज्य में जाएंगे तो उनमें दिन की अवधि ज्यादा देखने को मिलती है, नीचे के राज्यों पर जाएंगे तो दिन की अवधि कम देखने को मिलती है। ठीक है, भारतीय मानक रेखा किसे कहते हैं? 82.5 डिग्री लाइन को, 82 डिग्री 30 मिनट जो आपकी आती है, वो इंडियन स्टैंडर्ड लाइन है, जो कहां से होकर जाती है? प्रयागराज के नैनी से होकर जाती है, आगे पहुंचकर वो मिर्जापुर होकर के नीचे चली जाती है। उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं। सबसे पूर्वी पॉइंट हमारा किस देशांतर पे पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश है, वो 97 डिग्री 25 मिनट का जो देशांतर रेखा है वो जाती है। और गुजरात वाला जो गुहार मोती है वो 68 डिग्री की देशांतर रेखा होती है। यानी कि हमारा जो भारत है किन देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है? तो 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसके मध्य स्थित है। अक्षांश पर कैसे स्थित है? तो नीचे हमारा 8 डिग्री जो कन्याकुमारी वाला है और ऊपर जो 37 डिग्री है, उसके बीच अक्षांश है। तो ये पूरी पोजीशन हमारी डिफाइन हो गई। तो आई होप कि आपको थोड़ी सी पोजीशन के रिस्पेक्ट में चीजें क्लियर हो गई। भारत की जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, कैसे हम डिफाइन करते हैं उसे, किन्हें लैटिट्यूड कहते हैं, किन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं, सर्कल बनता है पूरा का पूरा, ठीक है ना, किस सर्कल कहते हैं, ठीक है ना। तो इतना सारा पॉइंट आज हमने डिस्कस किया। बाकी आप शीट देख लीजिएगा, अपना नोट्स बनाइएगा, कोई कंफ्यूजन आता है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे चल करके हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट हम इसमें देखेंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन करेंगे हम आगे चल के, आज नहीं करा रहे। अब कुछ पॉइंट्स आएगा जिससे और क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है ना, और क्लैरिटी मिलेगी। जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, अब टिक लगा दिया है, टिक नहीं लगाना चाहिए था हमें, है ना, तुम लोग को आंसर मिल जा रहा है तुरंत। तो अब यहाँ पर जैसे ये निम्न में से कौन एक ग्लोब पर वृहत वृत्त नहीं है? अभी अभी हमने आपको बताया था ग्रेट सर्कल के बारे में। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें बताना है वृहत वृत्त कौन सा नहीं है। तो इन्होंने एक ऑप्शन दिया था विश्वत रेखा, तो विश्वत रेखा तो है,
आपको बताया ना ग्रेट सर्कल के बारे में, सारी देशांतर रेखाएं सारी देशांतर बृहत वृत्त होती हैं, सारी देशांतर बृहत वृत्त होती हैं, तो ये तो आंसर सही होगा भाई, देशांतर रेखा होती है बृहत वृत्त, विषुवत वृत्त भी होती है, यहां पर भी देशांतर रेखा आ गया, ये भी होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा बृहत वृत्त नहीं होती, केवल एक ही अक्षांश रेखा बृहत वृत्त होती है, बताओ कौन सी? 0 डिग्री। समझना है सब लोग? तो ये क्वेश्चन देखो कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको पॉइंट नहीं याद है तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। आपको हमने ग्रेट सर्कल के बारे में बनाया, उन्होंने देखो कितना बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया है ग्रेट सर्कल से। हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो ग्रेट सर्कल होते हैं वो ग्रेट सर्कल सभी देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो ग्रेट सर्कल होती हैं, सारी की सारी जो लॉन्गिट्यूड है, और जो अक्षांश है उसमें से केवल एक ही रेखा बृहत वृत्त होती है जो कि विषुवत रेखा है, और वो 0 डिग्री होती है, इसको छोड़कर कोई भी अक्षांश रेखा बृहत वृत्त नहीं होती। तो ये देशांतर रेखा थी, ये देशांतर थी, और विषुवत, ये तीनों के तीनों ग्रेट सर्कल है। अक्षांश रेखा क्योंकि 60 डिग्री बोला गया है तो ये बृहत वृत्त नहीं होगा, यही आंसर था। तो कितना आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी अपना शीट को रिवाइज करिएगा, देखिए पढ़ा रहे हैं, इसके बाद आप एक बार शीट जरूर देखिए, पीडीएफ साथ के साथ तैयार होता चलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन भी हम साथ में करवा दे रहे हैं जिससे आपकी थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए, फायदा एक है आपके लिए। शीट वैसे हम देंगे अलग से, क्वेश्चन की शीट अलग से रहेगी, बट कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे दे दिया है जिससे आपको पीडीएफ पढ़ते समय क्लैरिटी रहे। देखिए स्टूडेंट्स, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, कितने भी आप तेज हो, हम कितना भी समझा ले, अगर 1-2 बार आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो वो भूल जाएगा। शॉर्ट नोट कभी भी एक बार में नहीं बनाया जाता, पहली बार जब पुस्तक पढ़ी जाती है तो उस समय शॉर्ट नोट नहीं बनाए जाते, पहली बार पहले उस टॉपिक को पढ़ा जाता है, फिर क्वेश्चन लगाए जाते हैं, फिर जब आप दूसरी बार उसको पढ़ते हैं तब शॉर्ट नोट बनाया जाता है। पहली बार जब शॉर्ट नोट बनाओगे, पहली किताब जाओगे ना तो पूरा किताब छाप दोगे आप, बता रहे हैं आप। पहली बार में किताब पढ़ते जा रहे हो और शॉर्ट नोट बनाते जाओगे ना तो शॉर्ट नोट नहीं बनेगा, वो तुम्हारी पूरी किताब छपेगी, फिर तुमको लगेगा ये भी लिख लें, ये भी लिख लें, ये भी लिख लें। भाई पहली बार में तो सब आपको नया है, तो पहली बार में शॉर्ट नोट नहीं बनाया जाता, पहली बार में पढ़ा जाता है, फिर जब दूसरी बार उसको पढ़ते हैं, जब कुछ समझ में आने लगता है तब हम शॉर्ट नोट बनाते हैं उसको, दूसरे तीसरे बार में, तब आपको लगेगा अरे ये तो याद हो गया, चलो ये शॉर्ट नोट में नहीं रखते, जो बार बार चीज भूल रही होगी फिर उसे शॉर्ट नोट में रखा जाता है, यही मेन पॉइंट होता है। ऐसे ही शॉर्ट नोट तैयार किए जाते हैं। आप लोग एक तो मेन नोट बनाते हैं और शॉर्ट नोट भी उतना ही बड़ा बनता है जितना मेन नोट बनता है? तो वही चीजें गड़बड़ होती हैं बनाते समय, ठीक है ना। ओके, तो इसको रिवाइज करिएगा, फिर चीजें कुछ भूल जाएंगी, कुछ याद रहेंगी, दोबारा जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये नोट करने लायक है, इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं, वो आपको रिवाइज करने में आसान रहेगा। समझ गए सब लोग? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सर टाइम चेंज कर लीजिए, नींद आने लग रही है, खाना खा लिए हैं, और तो काहे खाना खा लियो भाई, खाना बाद में खाए होते, ठीक है। चलिए ओके, चलिए बात करते हैं सर से, लेकिन अभी शेड्यूल शाम को शायद क्लास है 6 बजे से 8 बजे तक, ऑनलाइन कोई क्लास रह रही है तो फंस रहा है उसमें टाइमिंग। ठीक है, चलिए थैंक यू एवरीवन। 8 बजे के बाद, अरे तुम रौनक, है ना। चलिए ओके, पढ़िएगा पीडीएफ से, कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा कोशिश करेंगे हम लोग का कोर्स थोड़ा रहे जल्दी हो, जिससे आपको फायदा मिल जाए, और क्वेश्चन करते रहे, पीडीएफ हम आपको देंगे, डीपीपी वाला भी दे देंगे, ठीक है।